chapter number 19, valuation principle. Same. Valuation principle. इसके बाद बायबैक का चैप्टर है, ज़्यादातर चीज़ अपन ने ऊपर वाले सेशन में ज़्यादा अच्छे से देखी हुई है, तो रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। सिक्योरिटी जनरली आई एम नॉट टेकिंग मोर देन वन टॉपिक इन सिक्योरिटी, ताकि आप डिटेल में आराम से पढ़ो। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आपका पहला मेथड आता है विच इज नथिंग बट अ नेट एसेट मेथड, which is also called as what? Intrinsic value method. Intrinsic value method. Now intrinsic value method में हम लोग क्या करेंगे? फिक्स एसेट लेंगे, फिक्स एसेट में से कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is available, लोअर वेयर ऐसे कुछ बोला ही नहीं। करंट एसेट ऑलवेज टेकन एट अ कॉस्ट, तो आपको मिलता है वहां पे टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग आउटसाइड लायबिलिटीज यानी डिबेंचर, बैंक लोन, ये कुछ रहेगा तो वो माइनस करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मुझे मिलेगा वहां पे नेट एसेट फॉर इक्विटी। ये ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है। लास्ट 4 शांति बनाए रखो। मोदी मैं वो नहीं, मेरे को पूछो, वही काम है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एंड NAV। लिहून नाही दिले काय सांगते? कोण म्हणलं लिहून नाही दिले? लिहू का पटके? डन। नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड के बाद यील्ड मेथड। एसेट्स बैकअप मेथड। एसेट बैकअप मेथड थोड़ी देर में करेंगे, यस वो भी है। यील्ड मेथड का मतलब इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें 2 अप्रोच है, एक EPS अप्रोच, DPS अप्रोच। परसों अपन ने इसको रिवाइज किया था क्विकली, EPS एंड DPS अप्रोच। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट पोर्शन माइनस करेंगे, आपको याद होगा तो मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो मिलेगा मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ना उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, इसमें से जनरल रिजर्व एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों माइनस करेंगे। नाउ दिस इज अर्निंग फॉर इक्विटी, दिस इज ऑल्सो अर्निंग फॉर इक्विटी। नाउ इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, तो यहाँ पे मिलेगा EPS, यहाँ पे मिलेगा DPS, इसको NRR से डिवाइड करो, NRR से। तो NRR से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस मिल जाएगा। नाउ इसके बाद आता है आपका फेयर वैल्यू मेथड। तो NAV में जो आपका प्राइस आया है और यील्ड में जो प्राइस आया है डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या मिलेगा? फेयर वैल्यू। देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में है आपका एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है,
प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली आपका कभी बढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, फिर एकदम से नीचे आ गया, फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट है। इन दैट सिचुएशन सिंपल एवरेज मेथड से हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। सिंपल एवरेज मेथड में स्टेप नंबर 1 हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। नो जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते तो क्या, टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा एवरेज प्रॉफिट के अलावा फिर हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया होगा, ओके। नाउ उसके नेक्स्ट एक और चीज हम लोग कवर करेंगे विच इज वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। नाउ वेटेड एवरेज मेथड जो आपका फॉर्मूला है तो पूरा हो गया ना लिख के पिछला। वेटेड एवरेज मेथड जिसमें अपन लिखेंगे ईयर, प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद वेट और उसके बाद प्रोडक्ट। ईयर 2011, 12, 13, 14 वॉट एवर भी बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट इन नेचर होता है कि हर साल के कुछ ना कुछ तो आपको एग्जैक्ट ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है 10, 20, 30, 40 हर साल 10-10 साल से बढ़ रहा है, तो ट्रेंड दे रहा है। तभी अपन क्या करेंगे, वेटेड एवरेज फॉरवर्ड करेंगे। नो वेट कैसे असाइन करेंगे, 1, 2, 3, 4। जो आपका लेटेस्ट ईयर है उसको वेट ज्यादा होगा और जो पुराना ईयर है उसको वेट कम होगा। नो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। नाउ आपको क्या करना है, टोटल लेना है वहां 4, 3, 2, 1, 10, 160, 90, 3 लाख, बराबर है। नाउ इससे क्या मिलेगा, तो इससे मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज द सम ऑफ द प्रॉफिट divided by sum of the weight. Now sum of the profit 3 लाख divided by sum of the weight 10, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा आपका 30। नाउ अब आप निकालोगे गुडविल। गुडविल कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, into number of year purchase। डन। सो लास्ट वाले में क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें क्या है, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके बाद तीसरा आपका मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। याद है ना स्टेप्स, सुपर प्रॉफिट मेथड, ओके। सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आप कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, यानी सिंपल से भी निकाल सकते हो या वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल से करो, एग्जैक्ट ट्रेंड है इंक्रीज या डिक्रीज तो वेटेड से करो। सेकेंड वन कौन सा आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया हुआ है विच इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। नाउ नॉर्मल के ऊपर सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये याद नहीं रहता है तो याद रखो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। देन चौथा अब निकालेंगे हम लोग गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट, ओके। 2 सेकेंड के लिए रुकते हुए लिख रहे
सुपर फिक्स सुपर एन्युटी मेथड, सुपर एन्युटी मेथड, इसमें भी स्टेप वही है, सेम 1 2 3। पहले में निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, दूसरे में निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, वही ना जैसे लास्ट टाइम निकाला, फिर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट वैसे ही जैसे लास्ट टाइम निकाला था, इनटू गुडविल। गुडविल में क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। और एन्युटी फैक्टर कैसे निकालना, यूं हो जाए 10% वगैरह दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो एनआरआर वाला परसेंटेज उठाओ, उससे आपको एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। डन। next one is capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड में अपन को निकालना है नॉर्मल कैपिटल, और नॉर्मल कैपिटल निकालने के लिए मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। फिर उसके बाद मेरे को मिलेगा गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कैपिटल माइनस एवरेज कैपिटल। एक्चुअल एवरेज दोनों चलता है। डन। तो ये 5 मेथड्स है आपके। नाउ इसके अलावा एक और मेथड एडिशनली बोला गया था, विच इज नथिंग बट एसेट बैकअप मेथड। नाउ एसेट बैकअप मेथड इज अ अपोजिट थिंग। किसकी अपोजिट थिंग है, ऑफ नेट एसेट मेथड। नाउ एसेट बैकअप मेथड में हम लोग, नेट एसेट मेथड याद है सबको, नेट एसेट मेथड में हम लोग क्या करते थे, नेट एसेट मेथड में हम लोग करते थे वहां पे कैलकुलेशन फिक्स एसेट, करंट एसेट, टोटल एसेट, उसमें से करंट लायबिलिटीज प्रेफरेंस तक सब कुछ ही अपन माइनस करते थे, बराबर। तो बचता क्या था, इक्विटी पोर्शन बचता था एंड रिजर्व्स बचता था। तो डायरेक्टली वही कैलकुलेट करें तो भी चलेगा ना, विच इज अ एसेट बैकअप मेथड। तो एसेट बैकअप मेथड का मैं फॉर्मेट दे देता हूं आपको, जस्ट इन केस अगर आया एग्जाम में तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट। एसेट बैकअप मेथड, इसमें मैं कंसीडर क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर ना। कभी कभी अपन एसेट को बढ़ाते हैं ना, रीवैल्यू करते हैं ना एसेट, तो एसेट रीवैल्यू करने से अगर फायदा हुआ तो क्या करेंगे, इक्विटी बढ़ाएंगे, तो ऐड रीवैल्यूएशन रिजर्व। अगर एसेट को अपन ने बढ़ा दिया तो अपन उसको क्या करेंगे, ऐड, और रीवैल्यूएशन की जगह डेप्रीसिएशन अगर किया है तो उसको क्या करेंगे अपन, माइनस। नाउ इसमें अपन क्या करेंगे, दिस इज व्हाट माय एनएवी, मैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो शेयर प्राइस मिलेगा। कौन है भाई नो सिक्योरिटीज लेक्चर?
सीरीज हो गई ना। डन, चलो एमसीक्यू करने से पहले आपके मॉड्यूल पे आ जाओ। सीएमए का मॉड्यूल निकालो, चैप्टर नंबर 19। 20 सर। 19 ना? So 20 है 20 20। 540 पेज नंबर। एक मिनट आप। कहा है वो दोनों? बोले ट्रैवलिंग का टाइम जा रहा है इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं दिख रहे। नहीं है मेरे हिसाब से। सत्य में सत्यम मावशीकडे गेलाय ना. सत्यम रवींद्र शक्ल दिगा। नाही सर, नाही दाखवू शकत. बॉन्डे काय करते इकडं? चल बाय. ए भोंडे गप तू. चलो, अरे ये ना YouTube पे जा रहा है, ऐसे मत करो तुम लोग ना। चलो, नीड फॉर वैल्यूएशन। तो नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन अराइजेस फ्रॉम द स्टैट्यूटरी एज वेल एज फॉर द कमर्शियल रीजन। असेसमेंट अंडर द वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपने शेयर में इन्वेस्ट किया ना, तो शेयर में इन्वेस्ट किया, ये आपकी वेल्थ है, तो वेल्थ पे टैक्स देना पड़ता था पहले, अभी नहीं देना पड़ता है। तो उसके लिए अपन शेयर का वैल्यू निकालते थे। देन अमलगमेशन के लिए अपन शेयर का वैल्यू निकालते हैं। प्राइवेट कंपनीज के शेयर परचेज सेल करने के लिए वैल्यू निकालते हैं। जो अनलिस्टेड कंपनी है ना, उनके शेयर की प्राइस कैसे पता चले, तो इसके लिए अपन ये मेथड्स फॉलो करते हैं। लिस्टेड की तो प्राइस पता चल जाती है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इनटू द शेयर मार्केट। लोन लेने के लिए, कोर्ट की फीस पे आउट करने के लिए, शेयर को कन्वर्ट करने के लिए, देन शेयर्स एम्प्लॉय को इशू करने के लिए एंड कॉम्पेंसेशन के लिए। तो ये अपन अलग अलग फैक्टर कंसिडर करें। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। कौन से फैक्टर्स है जो आपके शेयर की प्राइस को चेंज करते हैं। अर्निंग, हाँ, प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा क्या? नहीं ना, तो ये तो सिंपल वाला लॉजिक है। देन यील्ड रिटर्न, यील्ड का मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, इनकम कम हुआ तो प्रॉफिट वैसे ही रहेगा क्या? नहीं, तो दैट अफेक्ट dividend policy. Higher the dividend, higher will be the price. Lower the dividend, lower will be the price. Unfavorable financial ratio. Unfavorable financial ratio का मतलब बहुत ज्यादा कर्जा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो अनफेवरेबल है, करंट रेशियो अनफेवरेबल है, तो वहां पे ये रेशियोज के अफेक्ट करेंगे कि आपके प्राइसेस को? यस। देन नेट एसेट पोजीशन, हाँ, नेट एसेट मेथड ही है ना, तो नेट एसेट पोजीशन, कैपिटल एम्प्लॉयड, साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर एंड पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो ये सारे फैक्टर जो है ये आपके वैल्यूएशन को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो याद रखो, इनकम, प्रॉफिट, एसेट, पहले ये तीन चीजें हो। इनकम यानी कौन सा? सेल, ट्रेडिंग से मिलता है। P&L से
प्रॉफिट, बैलेंस शीट से एसेट। तो ये तीन फैक्टर तो डेफिनेटली आपके शेयर प्राइस को अफेक्ट करते कि नहीं करते? करते। तो मेरा प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, उसके अलावा मेरे नेट एसेट हो गए। नेट एसेट के अलावा कैपिटल, कैपिटल के अलावा डिविडेंड पॉलिसी, ये भी आपके फैक्टर अफेक्ट हो जाएंगे। देन फेवरेबल अनफेवरेबल रेशियो एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे याद रखोगे? इनकम यानी सेल, प्रॉफिट, बैलेंस शीट के एसेट, कैपिटल, डिविडेंड, 5 तो हो गए आपके। अनफेवरेबल रेशियो एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, 5 और 2 7 रह जाएंगे याद। देन मेथड फॉर वैल्यूएशन अपन ने ऑलरेडी करा हुआ है, नेट एसेट मेथड उन्हें दिया है। नेट एसेट मेथड में, नेट एसेट मेथड में ये देखो दूसरा ये भी दिया है उन्होंने, एसेट बैकअप मेथड, ये वाला। इक्विटी शेयर रिजर्व्स, अपन ने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्या किया? ऐड, एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को क्या किया? माइनस। उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अपन क्या करें? डिवाइड करें। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, जरा एक क्वेश्चन देख लो जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन पर्पस। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स अवेलेबल इन रिलेशन टू द एक्स लिमिटेड। जरा शांति रखो, ध्यान से। 4500 प्रेफरेंस शेयर्स है आपके 100 के, 50,000 इक्विटी शेयर है आपके 10, एक्सटर्नल लायबिलिटीज 50,000 की, रिजर्व्स आपके 50,000 के हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी 1,05,000 है आफ्टर टैक्सेशन। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये एनआरआर है मेरा कितना? 10%, एंड नेट प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू द रिजर्व्स। इन दैट सिचुएशन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर आपको निकालना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल कैसे निकालोगे? एसेट पता है क्या? एनएवी मेथड से निकाल सकते क्या? एसेट पता ही नहीं है ना, तो एनएवी मेथड से नहीं निकाल सकते। तो फिर एसेट बैकअप मेथड लिया इन लोगों ने। एसेट बैकअप मेथड में प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है? 4.5 लाख का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आपका? 50,000 इंटू 10, 5 लाख का। रिजर्व्स उन्होंने क्या किए? ऐड किए। एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी आपकी? 85,000 कहा दी? एक्सटर्नल 50,000 है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज 85,000 कहाँ से लाए? और एक्सटर्नल लायबिलिटीज वैसे भी लेते हैं क्या अपन? लेते क्या? एसेट बैकअप मेथड में मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी लिया है क्या? फॉर्मेट निकालो। नहीं लिया हुआ है तो आंसर को मत देखो। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। इन्होंने पहले ऐड किया, फिर आपको बेवकूफ बना के बाद में वापस लेस कर दिया। तो लेना ही नहीं ना, सिंपल है, कंसीडर ही नहीं करना है वहां पे। देन उसके अलावा क्या उन्होंने बोला वहां पे? अकॉर्डिंग टू यील्ड दैट अज्यूम दैट टोटल एसेट वर्थ ऑफ रुपीज 4,000 ऑन फिक्स्ड शेयर्स। फिक्स्ड शेयर्स का मतलब जिसका मार्केट वैल्यू 0 है, दैट इज अ फिक्स्ड शेयर। अब उसका मार्केट वैल्यू 0 है तो अपन उसको क्या करेंगे? अपने एसेट में से माइनस करेंगे, इट्स अ लॉस। तो 4,50,000, 5 लाख प्लस 50,000 माइनस 4,000 कितना बताओ? 4,50,000 प्लस 50, 5 लाख, 5 प्लस 5 10 लाख, 10 लाख में से 4,000 गए तो इट्स 9,60,000। नाउ दोबारा अपने को उन्होंने क्या किया है? ध्यान से देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने फॉर्मेट लिख के दिया है ना आपको, देखो ना, एसेट बैकअप मेथड आपके लिख के दिया है। मैंने इक्विटी बोला है कि प्रेफरेंस की बात करी है? मैंने इक्विटी बोला है ना, तो इन्होंने प्रेफरेंस को वापस क्या किया? ऐड बैक करके माइनस किया। तो ये इनके हिसाब से मत जाओ, आईसीएसआई का मॉड्यूल है, सीधा खाने की जगह ऐसे खाने की उनको आदत है, तो उससे बेटर आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे। कैसे? इक्विटी 5 लाख, रिजर्व्स कितने की आपके? 50,000, लॉस हुआ आपका, तो लॉस कितने का हुआ? 4,000, तो टोटल कितना है? 5,46,000। एम आई राइट? ऑनलाइन वाले ओके। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने मेरे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? 50,000 इक्विटी शेयर। तो इसको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस 10.92। कितने लाइन में आया मेरा क्वेश्चन का आंसर? ये 4 लाइन बराबर। ये कितना कर रहे हैं? पूरी रामायण इतना। सो डोंट वेस्ट द टाइम। इसलिए मैं मॉड्यूल को जनरली रेफर नहीं करवाता हूँ। मैं आपको जनरली सिर्फ थ्योरी के लिए रेफर करवाता हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने मेरे तरीके से करवाया बिकॉज दे प्रोवाइड यू द डायरेक्ट वे। कभी ऐड करते फिर माइनस करते। नेक्स्ट वन,
डिविडेंड यील्ड बेसिस अप्रोच। डिविडेंड कंपनी का प्रॉफिट कितना है आपका 1,05,000 का आफ्टर टैक्सेशन दिया हुआ है, बराबर। देन ट्रांसफर टू द रिजर्व, रिजर्व्स कितने आपके, ये लिखना था, फोटो लो ना, अच्छा लिख लो, चलो। जुम्बा कर रही हूँ। अब ऑफलाइन क्लास में क्यों नहीं आते थे रेगुलरली? हाँ ऑनलाइन में ही थे, वही पूछा, ऑफलाइन क्यों नहीं आते थे? रिवीजन के लिए आ रहे हैं ना ऑफलाइन, तो क्लासेस तब ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे थे? ये भी तो तेरे को बस का प्रॉब्लम है तो इसको बोलते हैं, ये उनका यूनियन लीडर है, उनका यूनियन लीडर है उनका। अखिल भारतीय पोलीसना क्लासमध्ये पाठवायचा नाही. ती तेजस्विनी बस हेरीच काढली, अरे पाहिजे तेजस्विनी अशीच आहे ना काहीतरी। चलो नेक्स्ट वन, हो चलो, डिविडेंड यील्ड बेसिस, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,000। ना उन्होंने बोला है ना वहां पे दैट 10% आर ट्रांसफर टू रिजर्व। अब जैसे ही उन्होंने बोला 10% ट्रांसफर टू रिजर्व, इसका मतलब ये टीपीएस अप्रोच से जा रहे हैं, तो 10% इसके रिजर्व्स को ट्रांसफर कर दिए। नाउ प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा ना। 4.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, 4.5 लाख के 9% कितना हो गया? ये रही आपके सर 8% है। सॉरी 4,500 इंटू 100 इंटू 8%, 36,000। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया इन लोगों ने, यस। तो बचा कितना? 58,500। इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो। अब मैं वापस दोबारा बोल रहा हूँ, इनको करो साइड में, अब अपने तरीके से करो। आपका टीपीएस कितना आता है? 58,500 डिवाइडेड बाय 50,000, 1.17। उसके बाद मैंने क्या बोला है? एनआरआर से डिवाइड करो, और एनआरआर कितना आपका? 10%। तो मार्केट प्राइस कितना है आपका? 11.70। अब ये लोग ये क्या करते हैं इनको ही पता। 58,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 11.7, फिर 10 के 11.7, ऐसे कुछ तो इन्होंने करा हुआ है। उनकी रामायण उनको पता। अपना एकदम सिंपल फंडा है, ईपीएस दो या टीपीएस दो, एनआरआर से डिवाइड करो, विषय खत्म करो, सिंपल है। डन। डन सर। वैल्यूएशन ऑफ प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो कैसे निकालोगे? अब पीई रेशो कैसे निकालोगे? अपन रेशो एनालिसिस में ऑलरेडी कर चुके हैं। पीई रेशो अगर आपको निकालना है तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस करो, तो आपको पीई रेशो मिल जाएगा। कैपिटलाइजेशन का रेट कैसे निकालना है? कैपिटलाइजेशन 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर करो, तो भी आपको कैपिटलाइजेशन का रेट मिल जाता है वहां पे। फेयर वैल्यू मेथड, एसेट मेथड, यील्ड मेथड डिवाइडेड बाय 2, वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे करोगे? तो प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू निकालने के लिए उनका जो डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या करो? एनआरआर, तो वो भी आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये लिख के रखो, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनआरआर। डन। ये वाला एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद एमसीक्यू पे शिफ्ट करेंगे। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया, करंट एसेट, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, नेट करंट एसेट, फिक्स एसेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, करंट एसेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट
बैंक दिया हुआ है, जनरल रिजर्व्स दिए हुए हैं, फिक्स एसेट लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है और पेटेंट दिया हुआ है। नाउ एक्सपर्ट ने कुछ वैल्यू निकाली, क्या निकाली? एक्सपर्ट ने बोला वहां पे कि 2,40,000 का आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, एक्सपर्ट ने वैल्यू दिया 2,40,000 का। देन गुडविल उन्होंने बोला कि गुडविल है आपका 1,60,000 का। देन प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने बोला कि है 1,20,000 की। पेटेंट के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, डेटर में से उन्होंने बोला 8,000 के डेटर्स क्या है आपके एडेट्स। अगर मैं एनएवी मेथड से कैलकुलेट करने जाऊंगा, एनएवी बोले तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, तो मुझे सबसे पहले लेना है फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग उसकी वैल्यू कितनी है 240, तो यहाँ पे देखो ध्यान से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद दिया उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी, उसकी कीमत कितनी है 1,20,000, ध्यान दो। उसके अलावा पेटेंट, पेटेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उतना ही लो, मार्केट प्राइस और आपका कॉस्ट विच इज अवेलेबल, तो अपन जनरली मार्केट प्राइस लेते हैं। देन गुडविल दिया उन्होंने कितने का 1,60,000, तो मैंने एसेट ले लिए, यस। तो एसेट होने के बाद मैं चला गया करंट एसेट पे। करंट एसेट में अगर आप चेक करोगे इन्वेंटरी, वो तो वैसे के वैसे ही आएगा, बैंक बैलेंस वैसे के वैसे ही आएगा, तो इन्वेंटरी 48 एंड बैंक बैलेंस 52। अब डेटर्स 88 का है ना, डेटर्स कितने का है 88 का, उसमें से 8,000 बैक तो 80, तो मैं ऑल एसेट्स आर कम, टोटल बताओ 7,20,000, ये आप क्या है। अब इसमें से अपन माइनस करते हैं लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज नीचे शुरुआत करो तो बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ तक आ गए, डन। यहाँ तक लिख के होती तो हम आगे जाती, आगे जाती तो हम लोग लायबिलिटीज माइनस करके आंसर निकालते हैं, जल्दी जल्दी। डन। लायबिलिटीज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ट्रेड पेबल, और ये तो मुझे ये बताओ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करना, नक्की। करंट लायबिलिटीज 1,28,000, तो आपका नेट एसेट कितना है? 5,92,000। इसको नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया है क्या उन्होंने? शेयर कैपिटल 2 लाख का बोला है, बट 2 लाख का बोला है, हमको नंबर ऑफ शेयर पता नहीं है, तो एज्यूम करेंगे इक्विटी शेयर 10 का होता है तो 20,000 शेयर, तो कितना आया 29.60। इसमें किसी को डाउट? अगर नहीं ले ले अपन सॉल्व केले, कैसा कैसा करती तुम, डबल डबल कैसे लिखती तुम, डबल डबल लिखती इधर टाइम बर्बाद होती। ठीक आहे 545 काय इतनी बावट, चल 1 2 3, 3 साल का प्रॉफिट दिया है 92, 88 एंड 96। 25% रिजर्व्स को ट्रांसफर करने के लिए बोला है, और एनआरआर कितना आपका 10%। तो मैं कैसे निकालूंगा? यील्ड मेथड से निकालूंगा। अब यील्ड मेथड से मुझे एवरेज प्रॉफिट बताओ, चलो 92 प्लस 88 प्लस 96, ये टोटल प्रॉफिट बताओ कितना हुआ पहले, टोटल एसेट टोटल प्रॉफिट बताओ। 2,76,000। नाउ ये 2,76,000 का जो आपका टोटल प्रॉफिट आया, उसमें से मैं बैड डेट्स का लॉस माइनस करती तो प्रॉफिट 2,68,000 आती। ये 3 साल का प्रॉफिट रहती तो मैं इसको 3 से डिवाइड करती तो एवरेज प्रॉफिट आती। एवरेज प्रॉफिट 89,333
0.333 ओके। इतना प्रॉफिट, उसके बाद उसमें से 25% रिजर्व को जाती। 25% 22,333। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या वहां पे देने के लिए? प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? शेयर कैपिटल नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को कुछ नहीं देती, तो ये बैलेंस इक्विटी को प्रॉफिट आता है 67,000। 67,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि 20,000 है। मैंने 25% पूछा, मैंने जो पूछा उसका आंसर दिया ही नहीं। कितना आया? टीपीएस कितना आया? 3.35। 3.35 को एनआरआर से डिवाइड करती तो तुम्हारी मार्केट प्राइस आती 33.50। डन। नाउ फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? एनएवी प्लस फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय सॉरी एनएवी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। चलो गो अहेड। चलो नेक्स्ट वन, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट किसको बोला जाता है? विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, डिपेंड ऑन द राइट ऑफ पोजीशन अपॉन द ओनर। नो इसकी जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन कंसिडर करते वक्त आपको कौन से अप्रोच लेना है? कॉस्ट अप्रोच। अगर आपने उसको परचेज किया है, आपने उसको परचेज किया है, तो अपन कौन सा कंसिडर करेंगे? कॉस्ट अप्रोच। मार्केट वैल्यू अप्रोच। मार्केट वैल्यू अप्रोच कब कंसिडर करेंगे? व्हेन यू सेल द एसेट और रिप्लेस द एसेट। एंड इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच। इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच इसका मतलब कैश इनफ्लो कितना आपका फ्रॉम द एसेट। नहीं है इसीलिए तो बोल रहा, पिछले एक हफ्ते से नहीं है। बोले ट्रैवलिंग में टाइम जाता, ऑनलाइन करते बोले, और ऑनलाइन से भी गायब है। हो गया एग्जाम, क्या कितने इतने दिन तक थोड़ी नहीं रही, खत्म हो गया। लेसन राउंडेड ऑफ में उन्होंने फॉर्मूलाइज ही दिए, सो वी आर नॉट वेस्टिंग अवर टाइम। आ जाओ। छोटे बुक में ही है एमसीक्यू। पेज नंबर 110, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस। ऑनलाइन वाले आ गए?
Yes, sir. Okay. Give the growth rate of dividend expected at 8%. The beta is 1.6 and the return on market is 30. Required rate of return. तो CAPM का फॉर्मूला लगाएंगे. रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RM. मार्केट रिटर्न का मतलब RM. मार्केट रिटर्न कितना आपका 13% है. देन उसके अलावा 8% रिस्क फ्री रिटर्न है. 13 में से 8 गए तो बचे कितने 5. 5 इंटू 1.6 बीटा हुआ आपका. तो 1.6 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 प्लस 8 16%. चलो थर्ड एमसीक्यू नंबर 3. जिन लोगों को प्रैक्टिकल के लिए दिक्कत आता है थोड़ा ध्यान से देखो. कंपनी हैज अ पी रेशियो 12, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो 2.10. द रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी. तो पी रेशियो आपको पता है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है. तो आप इक्विटी डालते हो तो रिटर्न में क्या मिलता है प्रॉफिट. प्रॉफिट का ही मतलब निकालना क्या है ईपीएस. तो मैंने इसलिए फॉर्मूला लगाया ईपीएस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो. मार्केट प्राइस पता है मुझे यस 2.10 और मुझे पी रेशियो पता है यस 12 टाइम्स. तो इसका मतलब मेरे को कितने रिटर्न आए 17.50. ये फॉर्मूला एक्चुअली आपका ईपीएस पी इनटू मार्केट प्राइस. बट मुझे ईपीएस निकालना था तो मैंने फॉर्मूले को क्या किया चेंज किया. मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो. समझ में आया. यस. नाउ यही वाला डाउट था ना तेरा. वर्चुअल थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मार्केट प्राइस केला मी ते झालं आता बोला आता तुम्हीच सांगा. वर्चुअल लिमिटेड हैज अ. मैं वही पूछा कि यही डाउट था. हो हो वर्चुअल लिमिटेड एक्वायर्ड 1000 शेयर ऑफ अंकित लिमिटेड कम राइट प्राइस एट 250. इसका मतलब 1000 शेयर आपके पास ऑलरेडी थे और आपने कितने में लिए थे 250 में लिए थे. तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 2,50,000. अब आपको शेयर ऑफर किया गया 1 शेयर आर ऑफर फॉर एवरी 2 शेयर है. अब 2 शेयर के पीछे 1 शेयर मिल रहा है यानी 1000 के पीछे कितना शेयर मिलेगा 500. कितने मिल रहा है 125. तुमने लिया तो ये कितना हुआ 62,500. 2,50,000 प्लस 62,500 ये हुआ कितना 3,12,500 रुपीज. तो वही पूछा है उन्होंने आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हुई 3,12,500. अब आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर उन्होंने पूछा कितना एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो कैसे निकालोगे. आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 3,12,500 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास कितने शेयर है 1000 शेयर पहले के और 500 अभी के. करो 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 208.33. ये आपके एवरेज प्राइस है एवरेज प्राइस. ओके क्वेश्चन म्हटलं नाही त्यांनी एक्स्ट्रा सांगितलं. चलो इसका कैलकुलेट करो आप लोग. 3,50,000. आगे के 5 एमसीक्यू कंटिन्यूअसली सॉल्व. आगे के 5 एमसीक्यू सॉल्व. $350,000. पण मला हे
ठीक आहे आपण ते सरांनी 10 lakh काहीतरी हे हां 9 lakh आणि 10 lakhचं 9 अगं नाही आपल्याला पुढे इक्विटी अगं मग कौन सा वाला एमसीक्यू बोला था? 5. Mr. Vikram purchase 1000 shares of Rajan Laboratory at 300. तो 1000 into 300 टोटल कितना हो गया? 3 लाख. राइट शेयर इशू किए, 1 राइट शेयर आर इशू फॉर एवरी 2. तो इसको वापस 500 शेयर मिले. कितने हिसाब से मिले? 100 रुपीज के हिसाब से. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 3.5 लाख रुपए. So 3,50,000 carrying cost. Ankita Limited has a plant which carry up the balance sheet at 500 lakh. At that date, the value used in 400 lakh. What will be the increment of losses if the net selling price is
300 लाख। इम्परमेंट ऑफ लॉसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 ये बात करना है। और मैंने आपको बोला आपकी बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस इसको कंपेयर करो और उसको अगर मार्केट प्राइस आपकी जो है वो कम है देन द बुक वैल्यू, तो इन दैट सिचुएशन वो लॉस अपन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी है, मेरी बुक में वैल्यू दिख रही है 500 लाख, मार्केट में उसकी कीमत कितनी है 400, तो बुक की वैल्यू करेक्ट नहीं दिख रही है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए अपन ने उसी की वैल्यू को क्या किया, रिड्यूस डाउन किया। 500 को 400 पे लेके आएंगे तो लॉस कितने का होगा, 100। नाउ क्लियर। तो वो सेलिंग प्राइस भी सेलिंग प्राइस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है। जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिन पहले रिवाइज किया तब भी मैंने बोला था मार्केट प्राइस एंड बुक वैल्यू को कंपेयर करना है। 7 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन संजना लिमिटेड 10 लाख शेयर ऑफ 10,000, 15% के प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच, 9,000 के इक्विटी शेयर्स है। नाउ आफ्टर द टैक्स ऑफ प्रॉफिट 2008 1,23,000, एनआरआर 8%, इक्विटी की वैल्यू निकालनी। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, बोला है उन्होंने आफ्टर टैक्स 1,23,000। आफ्टर टैक्स इसका मतलब इंटरेस्ट गया हुआ है, टैक्स गया हुआ है, मेरे को माइनस क्या करना है, डिविडेंड। अब डिविडेंड माइनस करना है तो 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, कितने के हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं ध्यान से देखिए, टोटल 10,000 शेयर है, उसमें से 9,000 शेयर अगर इक्विटी के तो 1,000 शेयर प्रेफरेंस के हुए। प्रेफरेंस अब जरा ध्यान से दो, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हुए आपके 1,000, एक प्रेफरेंस शेयर 100 का 1 लाख, इस पे डिविडेंड का रेट क्या आपका 15%, 15,000 का डिविडेंड हो गया, तो ये बचा कितना 1,08,000। नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करो 9,000 है, ईपीएस कितना आया 12, ईपीएस को एनआरआर से डिवाइड करो तो मार्केट का प्राइस पता चलेगा विच इज 150। इज इट डन? हाँ जी डन। यस सर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन दिलाएगा। 20,000 इक्विटी शेयर है, इशू कैसे किए थे, 10% डिस्काउंट, 500 शेयर अलॉट किए थे, उस पे 3 रुपए नहीं आए हैं, हेंस द शेयर आर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड तो अमाउंट फॉरफिचर को कितना जाएगा, अमाउंट फॉरफिचर को अमाउंट जाता है अमाउंट रिसीव्ड। अब जरा ध्यान दो, 10 रुपए का शेयर, 1 रुपए का तो डिस्काउंट दिया था तो 9 रुपीज आपको एक्सपेक्टेड थे, उसमें से 3 नहीं दिए तो दिए कितने 6, 500 शेयर पे 6 दिए तो फॉरफिचर को कितना चला आता है 3,000। क्लियर? 9th वन, गायत्री लिमिटेड परचेज 1,000 शेयर ऑफ सविता लिमिटेड 600, तो 1,000 इंटू 600 6 लाख, उसको 1 for 2 तो 500 शेयर मिले, 1000 इंटू 1 शेयर डिवाइड बाय 2 कितने मिले 150 में 75, तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 6,75,000। देन 10th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुराग लिमिटेड परचेज अ प्लांट, कब प्लांट परचेज किया था, 10 लाख रुपए को प्लांट परचेज किया था 2008 में, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करे 20% रिटर्न डाउन वैल्यू। नाउ उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है ये उन्होंने पूछा है एंड कंपनी ने डिसाइड किया इम्परमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ 1 लाख रुपीस। तो जरा ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2008 में मैंने क्या किया, 10 लाख में एसेट परचेज किया, पूरे साल इस्तेमाल किया तो 20% डिप्रीसिएशन 2 लाख, तो बचा कितना 8 लाख, 8 लाख में से 20% वापस डिप्रीसिएशन तो बचा कितना 1,60,000। Now 1,60,000 ऐसे कब तक करेंगे सर, 31 मार्च 2010 तक करेंगे, तो 31 मार्च 2010 का ही मतलब 1 अप्रैल 2010 यहाँ तक आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है आज की तारीख में 6,40,000, बट फिर भी तुमने 1 लाख का लॉस रिकॉर्ड किया ना, तो 1 लाख का लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,40,000। ऑप्शन ए गो थ्रू करो। मार्केट बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आपको क्या मिलता, इम्परमेंट ऑफ लॉसेस मिलता। आपको क्या पता था, तो आपको बुक वैल्यू पता था, लॉसेस पता था, तो आपने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाला मार्केट वैल्यू। ओके 11th वन वैसे भी चिल्लर है, 9167 और एनआरआर दिया, गुडविल निकालना है, तो 9167 को कैपिटलाइज करना था ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना
9167, उसको कैपिटलाइज करो यानी डिवाइडेड बाय 10%, तो 91,067। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 13 आपको चैप्टर नंबर 7 की याद दिला देगा। चैप्टर नंबर 7, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In case of amalgamation of purchase, fixed asset, current asset and debt and profit and loss account, इनका फिक्स एसेट कितना है? 25,60,000। करंट एसेट कितना है? 12.5 लाख का। डेप्ट ऐड थोड़ी करेंगे, डेप्ट माइनस करेंगे, तो मेरी बिजनेस की वैल्यू है कितनी? 26,80,000। नाउ इनके एसेट लायबिलिटी के साथ इनका लॉस भी मेरा ना, तो वो लॉस भी मैंने क्या करा? माइनस करा। प्रॉफिट होता तो ऐड करता, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो इनके बिजनेस की वैल्यू है कितनी? 24,60,000। और इनका मैं बिजनेस परचेज कितने में करा? लिखा ना 24। अब मुझे ये बताओ, 24,60,000 का बिजनेस 24 लाख में खरीद रहा, तो 60,000 ज्यादा दे रहा कि फायदा हो रहा? फायदा की नुकसान? प्रॉफिट ना। इतने की एसेट 24,60,000 की एसेट मेरे को 24 लाख में मिल रही है, तो 60,000 का फायदा हुआ। फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व को चले जाते। सीआरआर कहां से ले? कैपिटल रिजर्व। ओके, 14(1). Chandra Limited acquired 65 lakh on 1st July. The life salvage value was 7 lakh. It represents the market cash flow was 28, selling price 25, impairment of the losses. तो जरा ध्यान से देखो आप लोगों का, आपका एसेट का वैल्यू कितना है? 65। 65 में से सैल्वेज वैल्यू जरा माइनस करो। 28। सैल्वेज वैल्यू माइनस करो। 58, ये सैल्वेज वैल्यू है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू 58 की जगह कितनी है? 28। तो वो रिकॉर्ड होगा ना, उतना पैसा तो आएगा ही आएगा, तो वो माइनस किया, तो मुझे क्या मिला? बुक वैल्यू। मेरे बुक में वैल्यू कितनी है? 25, और इसको बेच रहे कितना मार्केट में? 25। तो यानी लॉस इंपरमेंट कितना होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69। सोबत त्यांनी सांगितलं का? सांगितलं मग हे ओके, ध्यान से दो। एक्स लिमिटेड कंपनी ने 69% शेयर किसमें लिए? वाई। वाई ने 51% शेयर किसमें लिए? डब्ल्यू लिमिटेड, बराबर। और जेड लिमिटेड करके एक कंपनी है, वो जेड लिमिटेड ने भी 49% शेयर किसमें लिए? डब्ल्यू लिमिटेड। नाउ अब रिलेटेड पार्टी कौन कौन? ध्यान से देखो, एक्स और वाई रिलेटेड पार्टी है क्या? यस। नाउ वाई के मेजॉरिटी शेयर, वाई के मेजॉरिटी शेयर डब्ल्यू के पास है, तो एक्स और वाई और डब्ल्यू ये रिलेटेड है क्या? यस। नाउ ये जो जेड है, ये जेड एक्स का रिलेटिव है क्या? तो ये रिलेटिव नहीं है। क्यों? इसके पास माइनॉरिटी होल्ड है, तो ये रिलेटिव नहीं हो रहा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 255 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 57 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सी मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 57। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 255 into 12 30.6। नाउ नॉर्मल के ऊपर सुपर, सुपर कितना हुआ? 57 माइनस 30.6 26.4। उसको कैपिटलाइज करना है तो एनआरआर से डिवाइड कर लिया, तो गुडविल आया। गुडविल कितना है? 220। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग चेक करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 19
19 तर नॉर्मल नॉर्मल प्राइस 1,28,000 आणि मग ते लेस कर. हां आलं. फोर अरे 1,20,000. आलं 1,20,000. आगे क्या ऑनलाइन वाले एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? Yes. 1 लाख रुपीस. कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एनआरआर दिया हुआ है, टैक्स का रेट दिया हुआ है. अपन जब भी प्रॉफिट निकालेंगे नॉर्मली अपन टैक्स तो पे करेंगे ना, आप भी पे करोगे, मैं भी पे करूंगा, तो टैक्स माइनस करेंगे. तो 1 लाख में से टैक्स माइनस किया 28%, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000. Now 72,000 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो नॉर्मल कैपिटल कितना मिला? 6 लाख. यानी अगर आपको 72,000 का प्रॉफिट कमाना है तो आपको कैपिटल डालना कितना चाहिए था? 6 लाख. और आपने कैपिटल डाला कितना है? 5 लाख. तो जो लाख 5 लाख में आपका काम हो रहा है, जो 6 लाख में होना चाहिए था, 1 लाख रुपए आपके बच रहे ना, दैट इज योर नथिंग बट व्हाट? गुडविल. तो कितना हुआ वहां पे? 6 लाख रुपीज ये आपका आ रहा है. क्या आ रहा है? 6 लाख रुपीज इज योर नॉर्मल प्रॉफिट. और एक्चुअल कैपिटल कितना था आपका? 480. मैंने 5 बोल दिया था, 480. तो गुडविल कितना है आपका? 120. नो सिर्फ फिगर डाल के भी आपका कैलकुलेशन होने में से 22. A business having a net profit of 1 lakh, capital employed 6 lakh, goodwill 3 years purchase of super profit. तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट ओरली निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर 6 लाख इनटू 10% 60,000. 1 लाख में से 60 गए तो 40 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 1,20,000. वैल्यूएशन के मेथड कितने हैं? 3. इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड और फेयर वैल्यू. नाउ इसमें एक चीज है इंपॉर्टेंटली जो मैं बताता हूँ. जब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं ना, तो अपन एज्यूम करते हैं कि बिजनेस को बंद करने वाले, मार्केट में एसेट को बेचने वाले. और जब अपन यील्ड मेथड फॉलो करते हैं ना, तो अपन एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं. सर इथं 20 वाला सांगा. आम्ही केलं झालंच नाही. हां ते नहीं वो रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक. कितने एमसीक्यू है इसके? 63. ओके, बाकी के एमसीक्यू कर लोगे? किसी में इसमें डाउट एक आध एमसीक्यू में आप लोगों को? नाही. असेल तर विचारू. सर प्रो अलॉटमेंट बाकी है ना? हाँ